हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुकी है आप लोगों के लिए रिप्लेस ब्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अभी इस वक्त अविराज का यूं अचानक से फॉरेन जाने का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था सबको। अर्चना जी जो तुरंत ही उनको रोकते हुए कहते हैं, बेटा पर नूर की शादी, उसकी शादी का डेट फिक्स हो चुका है, ऐसे अचानक से आपका जाना, क्या कुछ हुआ है त्रिशा और आपके बीच? अविराज इस नाम को सुनना नहीं चाह रहे थे और बार बार यही यही एक शब्द, सबको इसी बारे में क्यों बात करनी थी। अविराज अपनी मॉम को समझाते हुए कहते हैं, उसकी शादी में उसका भाई रहेगा, डोंट वरी। फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है तो मैं डिले नहीं कर सकता। ये बोल कर के वो वहाँ से निकल गए थे। अर्चना जी को समझ में आ गया था कि कुछ तो हुआ है त्रिशा और अविराज के बीच में, जिसकी वजह से एक तरफ अर्चना जी जो कि त्रिशा के पास पहुंची थी और वहीं दूसरी तरफ नूर तो तुरंत ही शिवाय को कॉल लगा दी थी, क्योंकि अविराज से रिलेटेड कोई भी बात हो और शिवाय को ना पता हो, ये हो ही नहीं सकता था। बचपन से लेकर आज तक जब भी अविराज को कोई इशू होता था, शिवाय हमेशा अविराज के साथ खड़े रहते थे, लेकिन इस बार अविराज ने खुद शिवाय को अपने आप से दूर कर दिया था। नूर जो लगातार बस यही पूछे जा रही थी कि आखिर क्या हुआ है अविराज को, क्या हुआ है उसके भाई को, लेकिन इस वक्त शिवाय जो कि बिल्कुल भी मूड में नहीं थे इस बारे में बात करने के लिए, और इसी वजह से वो नूर को भी थोड़े गुस्से में कह देते हैं, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, और तुम्हारे पास अपने भाई के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है? अगर नहीं है तो अभी मुझसे बात मत करो। और ये बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अविराज क्या कर रहे हैं खुद के साथ। त्रिशा से दूर रहकर के वो भी कोई सही सलामत थोड़ी ना रह पाएंगे, और ना ही त्रिशा। दोनों को एक दूसरे की इस वक्त ज़रूरत थी, और अविराज की जिद थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, माना कि उनको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त उन्हें त्रिशा के साथ रहना चाहिए। शिवाय जो अपने सर को लगातार रब किए जा रहे थे, तब तक उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, सर फॉरेन के लिए निकल रहे हैं, अगर आप कुछ कर सकते तो प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करिए सर। दानिश का मैसेज था ये। वो मृदुल को छोड़ करके अभी नहीं जाना चाह रहा था। उसने तो अपना हनीमून तक एंजॉय नहीं किया था, और यहाँ विराज उसे फॉरेन के लिए लेकर जा रहे हैं। पता नहीं कब तक अब वापस आ पाएगा वो। और फॉरेन में तो इतना ज़्यादा काम होता है क्योंकि विक्रांत भी वहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। ये अजीब रिएक्शन था शिवाय का। दानिश के ये मैसेज को देख करके वो तो अपना फ़ोन ही पटकने जा रहे थे, लेकिन फिर वो एक वॉइस नोट दानिश के लिए भी भेज ही देते हैं, जिसमें उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ तरीके से नजर आ रही थी। तेरा बॉस है ना, अकड़ू है, सड़ू है, बकवास है, लेकिन जो भी है तेरा बॉस है, तू हैंडल कर, मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दानिश ने गलती से इस वॉइस नोट को फुल वॉल्यूम पर चला दिया था, और शिवाय जिसकी बात है इस वक्त डायरेक्टली अविराज के कानों तक पहुंच रही थी। अविराज इस वक्त कार में बैठे हुए थे। दानिश के हाथ से तो एकदम से फ़ोन ही छूट गया था। इस वक्त उसका हाथ स्टीयरिंग पर था, जिससे अभी वो झुक पाता उससे पहले अविराज जो खुद ही उसके फ़ोन को उठाते हुए कहते हैं, किससे हेल्प मांग रहे थे तुम? मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है? दानिश जल्दी जल्दी पहले तो अपने सर को हाँ मिला था, इस उम्मीद से कि शायद अविराज मना कर देंगे, लेकिन अविराज ने जैसे उसे घूरा था वो एकदम से अपने चेहरे को नाम हिलाना शुरू कर दिया था। बना हुआ था, लेकिन इस बारे में किसी को बताने का फायदा भी क्या था, अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ त्रिशा जो कि बहुत मुश्किल से अविराज के सामने जाकर के उन्हें रोकने की कोशिश तक की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अविराज नहीं रुके थे। इतना गुस्सा था अविराज के अंदर त्रिशा को लेकर। त्रिशा जिस तरह से इस वक्त रो रही थी, अर्चना जी उसे पूछ भी रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। उसके बगल में धीरे से बैठते हुए कहती हैं, त्रिशा ऐसे नहीं रोते बेटा, सल्यूशन थोड़ी ना होता है रोना, इससे क्या कुछ ठीक हो जाएगा? त्रिशा जो इस वक्त अर्चना जी की तरफ देखती और खुद में ही कहती है कि वो तो कुछ बता भी नहीं सकती इन लोगों को। अगर परिवार वालों को कुछ भी पता चला तो वो भी अविराज जी के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगेंगे। फिलहाल त्रिशा को इस बात का दुख नहीं था कि अविराज उससे नाराज़ है, गुस्सा है। उन्हें सिर्फ तकलीफ थी तो इस बात की कि अविराज अकेले अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, और इस तरह से अचानक फॉरेन ट्रिप, ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा उनके लिए। यहाँ नूर की शादी की तैयारी भी करनी थी, जिसकी वजह से अब 2 से 3 दिन बाद ये मायूसी का लम्हा सबके लिए जा चुका था, सिवाय और त्रिशा के। नूर, अर्चना जी सब लोग बिजी हो चुके थे। साथ ही अब दानिश का हर काम विक्रांत करता था, जिसकी वजह से वो भी वानिका को वक्त बहुत कम दे पा रहा था। त्रिशा जो कि विक्रांत को अकेले कुछ काम करता देख रही थी, तभी उनके ठीक सामने पहुंचते हुए कहती है, आप तो आजकल ज़्यादा ऑफिस में और यहाँ पर रहते हैं, वानिका अकेले पड़ जाती होगी, अगर आप चाहें तो उसे यहाँ पर रख सकते हैं। विक्रांत जो कि इस फेवर को नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन त्रिशा जिसका इस तरह कहना उसके लिए एक ऑर्डर से कम थोड़ी ना था, वो जो त्रिशा की बात पर देर से बस अपना सिर हाँ मिला दिया था और वहाँ से जा चुका था। त्रिशा को याद आता है कि किस तरह से विक्रांत को उसने बेवजह थप्पड़ मार दिया था। क्या फ़ायदा था उसे थप्पड़ मारने का, लेकिन चलो ठीक है, अब मार दिया तो मार दिया, अपॉलॉजी थोड़ी ना मांगती त्रिशा।
वो भी सबके साथ अब काम में पूरी तरह से अपने ध्यान लगा चुकी थी ताकि उसे अविराज की याद कम ही आए। कॉलेज भी जल्द ही खुलने वाला था और त्रिशा उसमें भी फुल अटेंशन देती, क्योंकि अपना दिमाग अविराज से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद को बिजी रखना। 2-3 बाद अब मेहंदी की रस्म आने वाली थी। वहाँ पर बहुत सारे नए स्टाफ को हायर किया गया था, जिसमें से 2 और नई स्टाफ आई थी, एक रिया और एक प्रीति नाम की लड़की। दोनों इस वक्त अपने हाथ में कुछ फाइल्स वगैरह पकड़े थे। उन लोगों की ड्रेसिंग को देखकर ये नहीं लग रहा था वो यहाँ पर नौकरी करने आए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग तो काफ़ी प्रोफेशनल हैं। अर्चना जी ही सबके अरेंजमेंट्स देख रही थी। तभी उन दोनों लड़कियों पर जैसे उनकी नज़र गई थी, नूर एकदम से उन दोनों को अपने पास बुला लेती है और उन दोनों की फाइल देखते हुए कहती है, आप लोग यहाँ पर केटरिंग की तरफ से आए या फिर? तभी वो दोनों अपना चेहरा ना मिलाकर कहती हैं, नहीं, एक्चुअली वी आर स्टाफ, हम मेडिकल स्टाफ हैं। यहाँ पर एक पेशेंट है जिसे हमें। लेकिन तभी दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आई मीन यहाँ पर अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो उसके लिए अविराज सर ने हमें भेजा है मैम। नूर को पहली लड़की की बात थोड़ी सी वियर्ड लगी थी, लेकिन दूसरी लड़की ने उसे इतना अच्छे से कवर अप किया था कि नूर भी उन दोनों को हमें अपना सिर हिला करके अंदर की तरफ आने का परमिशन दे देती है और साथ ही विक्रांत को इशारा करते कहती है, आप ज़रा इन दोनों के आईडी वगैरह चेक कर लीजिएगा और इनके पास अप्रूवल है ना भाई का, आप भाई से बात ही कर लीजिएगा, सबसे बेहतर होगा। तब भी विक्रांत डरते हुए कहता है, नहीं विराज सर से आप ही बात कर लीजिए, मैं क्या बात करूँगा। नूर समझ रही थी कि जिस तरह से अविराज गुस्से से यहाँ से निकले हैं, कोई भी उनसे बात करने से कतरा रहा है। उन दोनों में से एक स्टाफ जो सीनियर थी, जो कि थोड़ा साइड में जाकर के फाइनली अपनी आईडी और अप्रूवल दिखा दी थी, और नूर ने भी कंफर्म कर लिया था। अविराज के असिस्टेंट यानी कि दानिश ने बता दिया था कि हाँ, अविराज सर ने ही उन दोनों स्टाफ को भेजा है, लेकिन किसके लिए भेजा इस बारे में नूर ने पूछा तो था, लेकिन दानिश ने क्लियर जवाब नहीं दिया था और फ़ोन कट कर दिया था। दूसरे स्टाफ जिसके इस वक्त फ़ोन पर एक मैसेज आया हुआ था, वो तुरंत ही बाहर की तरफ जा चुकी थी और फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए किसी से बात करने लगती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वहाँ पर किसी को पता तो नहीं चलने दिया कि तुम्हें क्यों भेजा गया। तभी ये स्टाफ जो अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, सर ऑलमोस्ट पता लगने वाला था बट मैंने मैटर संभाल लिया है, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मैं ध्यान रखूँगी। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बेटा ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम सबके लिए वहाँ पर गई हो, लेकिन जिसके लिए तुम्हें पेमेंट मिल रही है उस काम में पूरा फोकस होना चाहिए। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो। तभी ये स्टाफ अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नो सर, बिल्कुल भी नहीं होगी सर, आई प्रॉमिस यू। मैम की मेडिसिन से लेकर के उनके खाने पीने हर चीज़ पर हम बहुत ध्यान रखेंगे और उन्हें वीकनेस भी नहीं होने देंगे सर। अब उसका ब्लड सैंपल भिजवाओ ताकि उसका ब्लड टेस्ट हो सके और 1 हफ्ते बाद दोबारा से ब्लड टेस्ट होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते में कितना इम्प्रूव करवा सकती हो तुम लोग। इस बात पर उस स्टाफ ने बस अपने सर को हाँ मिला करके जवाब दे दिया था, ओके सर, एज़ यू से, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दूसरी तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट आवाज़ आती है, हर दिन 2 टाइम मुझे अपडेट्स चाहिए। कोई भी बात होती है, अगर उसे एक खांसी भी आती है तब भी मुझे पता चल जाना चाहिए, उसकी ब्रीथिंग लेवल, उसका हार्ट रेट, सब कुछ। ये बोल करके अब दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया था। वहीं एक स्टाफ जो कि अपना फ़ोन फाइनली पॉकेट में डाल चुकी थी, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ी थी, उसकी जूनियर स्टाफ भी वहीं पर अपनी दोनों फाइल्स को लेकर खड़ी हुई यही पूछे जा रही थी, ये कौन है और ऐसे क्यों बात कर रहे हैं हमसे, इतना रूड। तभी वो सीनियर स्टाफ कहती है, पागल हो क्या, अविराज सर ने भेजा है हमें और ये अविराज सर बात कर रहे हैं, वो रूड ही बात करते हैं और हाँ, मैम का बहुत ख्याल रखना होगा। तब ये सुनकर वो जूनियर स्टाफ कहती है, हम तो उनकी वाइफ त्रिशा मैम के लिए यहाँ पर आए थे, फिर आपने ये क्यों बोला कि हम पूरी फैमिली का केयर टेकर बनकर यहाँ पर आए। तभी वो सीनियर स्टाफ कहती है, क्योंकि ऐसा ही बोलना है, अविराज सर ने बोला है, चलो हम ड्यूटी पर चलते हैं। अब 2 दिन बाद नूर के मेहंदी का प्रोग्राम था, जिसके लिए सब लोग शॉपिंग के लिए निकल चुके थे, लेकिन त्रिशा का मन अभी भी नहीं लग रहा था इन सब चीज़ों में। वो चाहे कितना भी अपने आप को भुलवाने की कोशिश कर ले, लेकिन अविराज की एब्सेंस उसे बार बार खल रही थी, जिससे वो अविराज को फ़ोन तो लगा दी थी, लेकिन उसे पूरा उम्मीद था कि अविराज फ़ोन तो नहीं उठाने वाले, लेकिन गलती से ही फ़ोन उठ गया था। फ़ोन जैसे अभी दूसरी तरफ से किसी ने कान पर लगाया था, त्रिशा एकदम से चुप हो जाती, क्योंकि वो सुनना चाह रही थी कि दूसरी तरफ से आवाज़ क्या आती है। तभी दूसरी तरफ से एक बहुत ही रफ टोन सुनाई दिया था उसको, अभी मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, मुझे 5 मिनट के अंदर टेक्स्ट करो जो भी अपडेट्स है। खाना खाई वो? त्रिशा जो कि ये सारी बातों को सुनकर के एकदम से अपने फ़ोन को देखती है कि आखिर उसने किसको फ़ोन में लाया। पहली बात तो ये था कि अविराज उससे इतने रफली टोन में बात नहीं करते थे, और फिर भी अगर ये अविराज की ही आवाज़ है तो फिर
वो उससे क्या पूछ रहे हैं, क्या टेक्स्ट करना है उसे। त्रिशा ने जैसे ही अभी हेलो बोलना चाहा था, लेकिन दूसरी तरफ से अविराज ने फ़ोन कट कर दिया था। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और उन्हें लगा था कि फ़ोन उसी स्टाफ मेंबर प्रीति या फिर रिया ने किया होगा। अब तो वो और ज़्यादा निराश हो गई थी कि अब तो अविराज उसे पहचानते भी नहीं है, न जाने किसे समझ करके उसे पता नहीं अजीब अजीब से क्या ऑर्डर दे करके चले गए। और वो भी गुस्सा होकर के फ़ोन को एक साइड में फेंक करके अब पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। शहर में शॉपिंग के लिए सब लोग निकले थे और लगभग अब रात के 9:30 बज चुके थे। घर में इस वक्त बहुत सारे स्टाफ थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर बॉडीगार्ड्स को भी अच्छे से तैनात कर दिया गया था, क्योंकि अविराज का घर था, वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे अपनी फैमिली को लेकर के। जितनी फिक्र वो अपनी फैमिली के करते थे, अगर उसका वो 1% भी खुद के लिए करते तो आज उनकी कंडीशन इतनी वर्स्ट होती ही नहीं। अविराज जो इस वक्त बस अपने काम में लगे रह रहे थे 24 से 24 घंटे। दानिश जिस वक्त बहुत ही मुश्किल से शिवाय का फ़ोन उठा पाया था, क्योंकि शिवाय को भी जानना था कि अविराज की कंडीशन बेटर तो है ना। लेकिन दानिश जो बहुत ही निराश होते हुए कहता है, सर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शिवाय सर आप कुछ तो करिए, 1 हफ्ते हो गए सर को, ना ठीक से कुछ खाते हैं ना पीते हैं, और आपको पता है दिन भर काम करते हैं, 24 से 24 घंटे उनके काम में जा रहे हैं, 2 घंटे बस अपनी आंखें बंद करते हैं, वरना मुझे तो लगता है बाथरूम में भी अपने काम में बिजी रहते हैं वो। प्लीज़ सर, अगर हो सके तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए ना, कोई तो हो जो उन्हें संभाल सके इस वक्त। लेकिन शिवाय जो कि अपने चेहरे को ना में हिला करके उसे इस बात का जवाब ना में ही दिए थे, और दानिश को समझाते हुए कहते हैं, अभी नहीं, अभी वो कुछ भी नहीं समझेगा, उसे वक्त लगेगा, जानता नहीं है तो मूल नक्षत्र का बच्चा है वो। इतना गुस्सा आता है ना उसे कि अगर इस वक्त मैं उसके सामने गया या फिर उससे बात करने की भी कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि नूर से मेरी शादी कैंसिल करवा दे वो। दानिश थोड़ा कंफ्यूज था और इस बात को क्लियर करते हुए पूछता है, पर आप भी तो बहुत पावरफुल हैं, आप क्यों विराट सर से इतना डरते हैं। जिसका जवाब शिवाय ने हल्का मुस्कुरा कर दिया था, दुनिया मुझे भले ही कितना भी ख़तरनाक समझे, लेकिन अविराज के सामने मैं वाकई बहुत कमज़ोर पड़ जाता हूँ। और वैसे भी गलती तो हुई है मुझसे, उसे बिना पूछे बिना बताए इस तरह से मेरा तो कोई हक भी नहीं बनता है त्रिशा पर, लेकिन फिर भी मैंने उसकी जान खतरे में डाल दी। उसका मेरे से नाराज़ होना तो लाज़मी है, लेकिन कम से कम साला खुद का तो ख्याल रखे। एक तरफ त्रिशा परेशान है और एक तरफ वो खुद को परेशान करके बैठा है। अभी त्रिशा रात के लगभग 10:30 बजे अकेले ही चुपचाप अपने रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तब इसके दरवाजे पर कोई धीरे धीरे नॉक करता है। त्रिशा बड़े आराम से जाकर के दरवाज़ा खोलती थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला था, मृदुल काफ़ी गुस्से में अंदर की तरफ आती है और ज़ोर से ऑलमोस्ट त्रिशा को एक धक्का ही दे दी थी, जिससे वो अभी पीछे गिर पाती, लेकिन पीछे बेड था जिससे वो बेड पर ही धड़ाम से बैठ गई थी और हैरानी से मृदुल की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कर रही हो दीदू, मैं गिर जाऊँगी, क्या हुआ। तभी मृदुल जो उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, कितनी बेशरम हो त्रिशा तुम, क्या हुआ पूछ रही हो, तुम्हें पता है मैं किस कंडीशन में हूँ। इस वक्त तो कम से कम मेरे साथ मेरे दानिश ही होते, तुम्हारी वजह से सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। तुम्हें पता है तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मेरे दानिश को दाव पर क्यों लगा देती हो। उन दोनों का झगड़ा हुआ और उसमें दानिश ही पिस रहे हैं। ये सुनते त्रिशा जो कि खड़े होते हुए उसको क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, त्रिशा ने इसमें कोई गलती नहीं की है, उसके साथ तो खुद इतना गलत हो रहा है, विराज उसको छोड़कर जा चुके हैं और उसकी कंडीशन तो इस वक्त मृदुल से ज़्यादा वर्स्ट है। और अचानक से उसके दिमाग में एक बात हिट की थी, एक मिनट, आपको क्या हुआ। मृदुल जो उसके हाथ को पकड़ करके अपने पेट पर रखते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ त्रिशा, भूल गई तुम। त्रिशा जो कि अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं मुझे तो नहीं याद, अब शायद आपने बताया होगा, आई एम रियली सॉरी दीदू, मैं क्या कर सकती हूँ अभी आपके लिए। वो अपने सारे गुस्से को साइड में रख दी थी और उसे जल्दी अपने परिवार वालों पर न जाने गुस्सा क्यों नहीं आता था। अपने परिवार के सामने बहुत कमज़ोर सी बन जाती थी वो, लेकिन इस वक्त जिस तरह से उसने धक्का दिया था, अगर उसे कुछ हो जाता तो, उसे अगर उस पर जोर पड़ जाता तो, लेकिन वो इस बारे में मृदुल को थोड़ी ना बता सकती थी। तरह से त्रिशा ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के बोला था। मृदुल को तो वो भी नाटक लग रहा था और वो हल्का पीछे होते हुए कहती है, तुमसे क्या मदद मांगूंगी मैं, तुम तो मेरी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद कर चुकी हो ना कि हमेशा दानिश जी अविराज जी के साथ ही रहते हैं। क्यों आखिर तुम उन्हें क्यों नहीं संभाल पाती हो। तुम अभी के अभी उन्हें कॉल लगाओगी और उनसे बोलोगी कि वो यहाँ पर आए, और अगर नहीं आ सकते तो कम से कम मेरे दानिश जी को तो यहाँ पर भेजें।
लेकिन तृषा मजबूर थी। वो मृदुल को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, दी वो मुझसे बात नहीं कर रहे, नाराज़ है वो मुझसे। ये सुनते ही मृदुल जो उसका हाथ जोर से कसते हुए अपने हाथों में कहती है, तुमसे नाराज़ है ना, तो मुझसे क्यों दुश्मनी निभा रहे हैं वो? मेरे बच्चे को ज़रूरत है इस वक्त दानिश जी की। मैं अकेले इस तरह से नहीं रहना चाहती। मेरी क्या गलती है इसमें तृषा? तुम दोनों का झगड़ा है, तुम दोनों सुलझाओ। मेरे पति को क्यों बीच में घसीट रहे हो तुम लोग? मृदुल के इस बात को सुनने के बाद तृषा को हल्का झटका लगा था, लेकिन वो ये भी समझ गई थी कि इसमें मृदुल की क्या गलती है। वाकया यही उसे बात करनी चाहिए इस वक्त अविराज से, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी और इस वक्त अविराज से बात करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी वो कौन सा उससे बहुत बात करने में इंटरेस्टेड है, उसकी तो कोई बात भी नहीं सुनते वो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे वो अभी अपने मन को शांत करने के लिए शिवाय को फ़ोन लगा दी थी। शिवाय भी एक तरफ परेशान थे। वैसे तो वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पर गए थे, लेकिन उनका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जैसे ही तृषा का फ़ोन आया था, वो थोड़ा गिल्ट में थे, जिससे वो फ़ोन उठाते ही सबसे पहले तो तृषा को सॉरी बोले थे, लेकिन उनकी अपॉलॉजी तृषा एक्सेप्ट क्यों करती? शिवाय ने तो सिर्फ और सिर्फ तृषा के कहने पर यह सब कुछ किया था और तृषा की मदद की थी। कई बातों उन्हें समझाते हुए, उन्हें कंसोल करते हुए कहती है, आप क्यों इतना सैड हो रहे हैं? वैसे भी गलती तो मेरी है, और मैंने तो आपसे पहले भी कहा था ना, उनके इस नाराज़गी को तो मैं ज़िंदगी भर संभाल सकती हूँ, बस कम से कम वो ठीक तो रहें। शिवाय, जो कि तृषा की इस बात को सुन करके समझ पा रहे थे कि तृषा वाकई काफ़ी ज़्यादा माइंडेड है, जितना वो उसे कमज़ोर समझ रहे थे उतनी है नहीं वो। शिवाय, जो कि अब तृषा से बहुत ही रिलैक्स वे में बात करते हुए कहते हैं, मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी तृषा, तुम इस हालत में और इस वक्त अविनाश तुम्हें। लेकिन तभी तृषा, जो कि अपने चेहरे को नाम हिलाकर उनको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। हाँ, लेकिन अभी अभी एक परेशानी की बात उसके सामने ज़रूर आई है, मृदुल की प्रेगनेंसी, और इसकी वजह से दानिश जो कि उसके साथ चाहिए। मृदुल जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन शिवाय इस वक्त इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि तृषा की खुद की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और फिर भी वो इस वक्त मृदुल के बारे में सोच रही है। सजेशन मांग रही थी शिवाय से कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्या वो इस बारे में अविराज से अभी बात करे, लेकिन शिवाय ने ना कर दिया था और तृषा से वो इस बारे में लगातार मना ही कर रहे थे। बट तृषा को फिर भी जिद करते हुए अगले दिन अविराज को फ़ोन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो मृदुल का चेहरा बार बार देखती तो उसे खुद में गिल्ट महसूस होता कि सारी गलती तो उसकी खुद की है। लेकिन मजाल था जो अविराज उसका फ़ोन उठा लें। लगातार फ़ोन करने के बावजूद भी अविराज ने फ़ोन तो नहीं उठाया था, ऊपर से तृषा का नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। अब तृषा क्या कर सकती थी? वो तुरंत ही दानिश के नंबर पर कॉल करती है। दानिश तो फ़ोन उठा लिया था, वो अभी जल्दी जल्दी नहा करके शर्ट के बटन्स लगा रहा था। फ़ोन को स्पीकर पर करते हुए कहता है, हाँ हेलो। दूसरी तरफ से तृषा की आवाज़ आती है, हेलो दानिश, दानिश जी, वो आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी मुझे जी, जो प्लीज़ हेल्प कर सकते हैं आप अभी? तभी दानिश फ़ोन उठा कर के कान पर लगाते हुए कहता है, मैं शर्ट पहनने के काबिल नहीं बचा हूँ, इतना हाथ दर्द हो रहा है मेरा, मेरे से क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? अब क्या जान लोगी मेरी? ये सुनती तृषा कहती है, आई एम रियली रियली सॉरी, इस वक्त मृदुल दी की ये कंडीशन है, मुझे नहीं पता था, वरना मैं कुछ तो करती ज़रूर, कम से कम आप तो यहाँ पर रह जाते। अब आई एम रियली सॉरी। ये सुनती दानिश कहता है, क्या हुआ है मृदुल को? अब उसे मन कर रहा है, मेरी याद आ रही है, या फिर मेरे साथ रोमांटिक होने का मन कर रहा है क्या उसे? वैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया उसने। तभी तृषा कहती है, आप कितने बेवकूफ़ हैं यार, उफ, मृदुल दी प्रेग्नेंट हैं और उन्हें ज़रूरत है आपकी। ये सुनते ही दानिश अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहता है, अच्छा ओके, अब ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ उसमें? ये सुनती तृषा कहती है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, आपको अजीब नहीं लग रहा? ये सुनते दानिश कहता है, नहीं, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, प्रेग्नेंट तो कोई भी हो सकता है ना, और वैसे भी मैंने कोई ऐसा गलत काम थोड़ी ना किया, वो तो सारे पति लोग करते हैं, तो मुझे गलत मत समझना। ये सुनती तृषा अपने सर पर मारते कहती है, उफ दानिश जी, कैसे हैं आप? मैं कितने सीरियस मैटर पर बात कर रही हूँ और आपको इस वक्त मृदुल दीदू को आपकी ज़रूरत है, आप उनके साथ रहेंगे तभी तो उनकी केयर कर पाएंगे। इस बारे में अभी तो उन्होंने किसी और को नहीं बताया, पूरे घर परिवार में भी किसी को कुछ नहीं पता है। मैं तो ये कह रही थी कि आप आ जाते यहाँ पर। तो दानिश खुश होते हुए कहता है, आ जाऊँ वहाँ पर? बोल तो ऐसे रही हो जैसे आपके कहने पर मैं तुरंत ही आ जाऊँगा, है ना, मेरे हाथ में ही तो है सब कुछ। तृषा थोड़ा नाराज़गी भरे टोन में कहती है, अब आप क्या मुझे टीज़ कर रहे हैं? मैं ये कोई जानबूझकर थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरा तो खुद का दिल बैठा जा रहा है,
उन्होंने तो आज नंबर तक ब्लॉक कर दिया मेरा। वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते ना। ये सुनते दानिश कहता है, हाँ नहीं करना चाहते, तभी तो तुम्हें छोड़ कर के फ़ौरन आ गए वो। खैर पता नहीं कौन सी नाराज़गी है तुम लोगों के बीच, कम से कम बताओ तो सही। अब तृषा एक ट्राई तो मार ही सकती थी, जिससे वो दानिश से कहती है, एक काम करिए ना आप उनके रूम में नॉक करके जाइए और एक बार बोलिए ना कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। नहीं होगा तो बस फ़ोन को स्पीकर पर कर दीजिएगा, मैं खुद ही उन्हें सब कुछ बता दूँगी। प्लीज़ कम से कम मृदुल दी के लिए सही वो आपको तो कम से कम घर जाने दें। अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो मृदुल दी को मुझ पर गुस्सा नहीं आएगा। वो मुझे बहुत उल्टा सीधा सुना रही थी, मुझे नहीं अच्छा लगता वो मेरी वजह से रोए। तृषा के कहने पर दानिश अब जा चुका था उस रूम में। जैसे ही वो नॉक करके अभी अंदर के लिए परमिशन मांगा था, अविराज ने भी उसे परमिशन दे दी थी। अविराज को लगा था होगा कोई काम। अविराज यहाँ लैपटॉप पर काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा सिर्फ दिख रहा था। मगर अविराज जहाँ पर बैठे थे उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था और दानिश की नज़र गलती से ही सही मगर उस पर चली जाती है, जिससे वो हल्का सा स्माइल कर दिया था। दानिश को इस तरह से पागलों की तरह स्माइल करता देखकर और बिना कुछ कहे ऐसे खड़े रहने पर अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, यहाँ के तो मुझे देख कर के ब्लश करने आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तभी दानिश दूसरी तरफ में चेहरा करते हुए कहता है, हेलो मैम। तभी दूसरी तरफ से तृषा जो कि फ़ोन पर ही थी, वो बहुत ही कांपते हुए आवाज़ में पूछती है, हाँ हेलो, क्या 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 बोले वो, बात करेंगे मुझसे? दानिश स्माइल करते कहता है, बात करे ना करे, लेकिन आपको बता दो इस वक्त आपकी फ़ोटो देख रहे हैं वो। ये सुनते ही दूसरी तरफ से तृषा जो कि एकदम से परेशान हो गई थी कि क्या ये बात बताने वाली है, वो भी अविराज के सामने। और ये बात वो दानिश से भी कहती है कि आप उनके सामने ये बोल रहे हैं। दानिश अविराज के चेहरे की तरफ देखा था जो कि इस वक्त लाल पीला हो रहा था, जिससे एकदम से उसको याद आता है कि उसने क्या कर दिया है। लेकिन फिर वो अविराज के गुस्से का शिकार तो बन ही चुका था। अविराज उसे घूरते हुए पहले तो अपने लैपटॉप को बंद किए थे और फिर खड़े होते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो? दानिश स्माइल करते कहता है, अब मैम है तृषा मैम, वो पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि आप उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया है आपकी फ़ोटो, वो मैंने देख लिया ना इस वजह से। अविराज तुरंत ही उसके हाथ से फ़ोन छीन चुके थे और गुस्से में उसे कान पर लगा करके पहले तो दानिश को बाहर भेजे थे। वहीं दूसरी तरफ तृषा जो कि नहीं समझ पा रही थी कि अभी कौन है इस वक्त फ़ोन पर, जिससे वो दानिश भाई बोल करके दूसरी तरफ को एड्रेस की थी, लेकिन ये दानिश भाई थोड़ी ना थे। जैसे तृषा के मुंह से भाई निकला था, अविराज झुंझलाते हुए कहते हैं, अब क्या तुम मुझे भाई बोलोगी? तृषा कंफ्यूज होते हुए कहती है, दानिश भाई? अविराज हो पहले तो फ़ोन की तरफ देखे थे और फिर उसे कान पर लगाते हुए कहते हैं, नहीं वो जा चुका है यहाँ से और उसे फ़ोन भी नहीं मिलने वाला है। मैंने कितने बार कहा है मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, फ़ोन तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया? तभी तृषा उनको रोकते हुए कहती है, मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज़, वो मृदुल दी प्रेग्नेंट है और दानिश भाई की उन्हें ज़रूरत है। आप मेरा गुस्सा मृदुल दी और दानिश भाई पर क्यों निकाल रहे हैं? प्लीज़ जाने दीजिए ना उन्हें। अविराज जो उसकी आवाज़ को सुनकर के और ज़्यादा बौखलाए जा रहे थे और मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है तृषा, नेक श्योर कि आइंदा से मुझ पर कोई हक नहीं जताओगी तुम, और मुझे क्या करना है क्या नहीं इसकी सजेशन तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दैट यू बेटर अंडरस्टैंड कि अगर मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है तो तुम फोर्स नहीं करोगी मुझे। लेकिन तृषा को भी मौका मिला था अपनी फीलिंग्स बयां करने का। पता नहीं इसके बाद अविराज उसे कभी सुनते या नहीं। वो धीरे से कह देती है, मेरा रिश्ता या आपका रिश्ता नहीं है, ये हमारा रिश्ता है जिसे हम दोनों ने मिलकर बनाया था। अगर मैंने आपके साथ शादी की तो आप भी थे वो जो मेरे साथ फेरे लिए, मेरे गले में मंगलसूत्र पहना है, सब कुछ भूल गए आप। अविराज जो और उसकी बकवास नहीं सुन सकते थे और एक आखिरी वार्निंग देते हुए कहते हैं, आइंदा से मुझे कॉल करने के बारे में सोचना भी मत, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे गुस्से में मैं खुद को हर्ट कर लूँ। और ये बोलकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था। तृषा ये सब कुछ सुनने के बाद अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गई थी। इस वक्त वो हॉल में ही थी और हॉल में इस तरह से सीढ़ियों पर चुपचाप बैठना सबको अजीब लगता है। सारे स्टाफ उसे आते जाते देख रहे थे और वहीं तृषा की आंखों में इतने सारे आंसू। इस तरह से उसे एक फैमिली मेम्बर ने देख लिया था, युग, जो कि इस वक्त मस्ती से अपने काम को कर रहा था और साथ ही लगातार यहाँ पर बने पकवानों को एंजॉय कर रहा था। लेकिन इस तरह से तृषा को सैड देख करके वो भागते हुए उसके पास आकर पूछता है, भाभी क्या हुआ है? आप फिर से भाई को लेकर टेंस्ड हो गए हो?
अब अपने कपड़े को ठीक करती और ऊपर की तरफ जाने लगी थी, युग का कोई जवाब ना देते हुए। लेकिन जैसे अभी वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचती, अपने रूम से जाने से पहले ही युग ने उसे रोक लिया था और त्रिशा के सामने पहुंचते हुए कहता है, भाभी प्लीज़। मैं आपको बता देता हूँ, भाई ऐसे ही हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको नहीं पता, जब मॉम से गुस्सा होते थे तब भी फार्म हाउस चले जाते थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनका गुस्सा अब हमें हैंडल करने की आदत हो गई है, आपको भी हो जाएगी। तभी त्रिशा युग की तरफ देख करके जिस तरह से उसे घूरी थी, युग चुप हो जाता है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते कहता है, आपकी मर्जी है, आप इसे जैसे मन चाहे वैसे हैंडल करें, मैं क्या बोल सकता हूँ। मुझसे अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो फिर मैं आपके साथ हूँ, ओके, मैं चलता हूँ। इस वक्त त्रिशा को किसी को ज़ोर से गले लगाकर रोने का मन कर रहा था और उसके पास कोई नहीं था। इतने बड़े परिवार में वो किसी को भी अपना दर्द नहीं बता सकती थी और जिसे बता भी सकती उसे गले लगाना अजीब होता। त्रिशा जिस तरह से आज पूरा दिन अपने रूम में रह गई थी, ना तो कुछ खाती ना कुछ पीती, ना उसने मेडिसिन ली थी। लेकिन उन दोनों स्टाफ को तो इस बात से फिक्र होने लगती है क्योंकि आज का अपडेट वो क्या देते अविराज को। अगर त्रिशा कुछ खा ही नहीं रहती तो, अगर मेडिसिन नहीं लेती तो फिर उनकी वॉट लग जाती, बहुत बुरी तरह से डांट पड़ जाती अविराज से उन दोनों को। वो त्रिशा का दरवाज़ा धीरे से नॉक करती हैं और दोनों अपने हाथ में इस वक्त खाने का ट्रे पकड़ करके अंदर की तरफ ले गए थे। त्रिशा जो कि अपने आंसू को छुपाते हुए उन दोनों की तरफ देख करके हल्का स्माइल करते हुए पूछती है, क्या हुआ, किसी ने बुलाया क्या मुझे? त्रिशा के अंदर ये बहुत अच्छी आदत थी, उसका दर्द कोई भी उसके चेहरे से जल्दी भांप नहीं पाता था जब तक वो ना चाहे। वो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानती थी और बहुत ही प्रोफेशनल भी रहती थी, जिससे उसे प्रोफेशनल रहना होता था। वो दोनों स्टाफ जो कि अपने चेहरे को ना मिला करके स्माइल करती हैं और फिर उसके सामने ट्रे को ले जाते हुए कहती हैं, मैम आप प्लीज़ खाना खा लीजिए, अब सब लोगों ने खा लिया, बस आप नहीं खाएं तो सब लोग परेशान हो रहे हैं नीचे। अभी त्रिशा को उस खाने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे याद आ रहा था वो पल जब अविराज उसे अपने हाथों से प्यार से खिलाया करते थे। क्या वो टाइम दोबारा वापस नहीं आ सकता उसके लाइफ में? काश वो उन लम्हों को कैद करके रख लेती और आज उसे फिर से वो लम्हा जीना था। वो उन खानों को देख करके अपने चेहरे को बस नाम मिला दी थी और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी पर अभी मेरा मन नहीं है खाने का, आप इसे वापस ले जाइए, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी, मैं सोना चाहती हूँ। त्रिशा उन लोगों के लिए अब बॉस जैसी थी। अब उसका ये कहना तो ऑब्वियसली उन लोगों को बात तो माननी पड़ती। वो दोनों के दोनों बाहर निकल चुके थे। वहीं सीनियर स्टाफ जिसका नाम रिया था, वो प्रीति से कहती है, क्या ये सही होगा इस तरह से मैम को बिना खाए? क्या बताएंगे सर को? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। टाइम हो गया था अपडेट देने का। सुबह के अपडेट्स में अब ब्रेकफास्ट तो उन लोगों ने लिख दिया था, लेकिन जैसे ही अविराज ने लंच के बारे में पूछा था, वो दोनों की दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। अविराज ने देखा था कि ब्रेकफास्ट में भी त्रिशा ने सिर्फ जूस ही लिया था। वो ठीक से कुछ खाई नहीं थी क्योंकि उसे दानिश और मृदुल का ये सिचुएशन सॉल्व करना था, जो कि वो शॉर्ट आउट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से अब उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऊपर से अविराज ने इतना कुछ उसे बोल भी दिया था। वो स्टाफ डरते डरते जैसे ही अभी ये मैसेज लिख ही रही थी, तब तक उसी के फ़ोन पर अब कॉल आ जाता है विराज का, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा गई थी। सारे लोग उसके इस एक्शन को देख करके थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन फिर वो मामले को कैसे भी करके हैंडल करते हुए जल्दी से बाहर निकल गई थी। फ़ोन अपने कान पर रखते हुए कहती है, हेलो सर। दूसरी तरफ से वही स्ट्रिक्ट टोन, क्या हुआ, लंच नहीं किया उसने? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तुम लोगों को क्यों रखा है मैंने वहाँ पर? ये सुनते ही वो स्टाफ थोड़ा डरते हुए कहती है, सर वो एक्चुअली हम खाना लेकर गए थे पर मैम का मन नहीं था, वो शायद रो रही थी, किसी बात से बहुत परेशान है सर। और आप तो जानते हैं अगर कोई परेशान हो और खाना खाए तो वो खाना तो पॉइजन जैसा बन जाता है ना सर, इसीलिए हमने फोर्स नहीं किया। आप कहें तो हम उन्हें ज़बरदस्ती पर। तभी अविराज से कहते हैं, ज़बरदस्ती करोगे तो मेरी बीवी के साथ? लेकिन जैसे उन्होंने इतना बोला था, वो खुद की शक्ल को घूम करके मिरर की तरफ देखते हैं, जैसे कि वो खुद पर ही कितना गुस्सा कर रहे हो। कैसे? जब वो उनसे गुस्सा थे तो फिर कैसे वो उसे अपनी बीवी बोल रहे हैं? फिर वो अपने स्टेटमेंट को खुद ही चेंज करते कहते हैं, आई मीन मेहरा साहब की छोटी बहू के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यू नो दैट। मिस्टर विश्वराज मेहरा की बहू है, वो मेक श्योर कि उसे बहुत ही इज्जत और बहुत ही तरीके के साथ पेश आना। और जहाँ तक बात रही खाने की, तो एक काम करो, उसे जा कर के बोल दो कि दानिश घर आ रहा है। उससे मत बोलना, आई थिंक बेटर होगा कि तुम सबके सामने अनाउंस कर दो, जहाँ पर मेहरा साहब की छोटी बहू भी मौजूद रहे। और
तभी वो स्टाफ थोड़ा कंफर्म करते हुए कहती है, सर आप त्रिशा मैम की बात कर रहे हैं? अविराज ने उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, इस नाम को यूज़ नहीं करोगे तुम बार बार मेरे सामने। कैसे बताते अविराज कि कितना मुश्किल हो रहा था त्रिशा से उनका भी दूर रहना, और ये नाम सुन सुन करके वो हमेशा कमज़ोर पड़ जाते थे। नहीं सुनना था उन्हें ये नाम, दूर रहना था त्रिशा से। उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, खुद की ज़िंदगी को इस तरह से ख़तरे में डालकर। अविराज को त्रिशा से सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन खुद का इस तरह मजाक बनाना, उन दोनों के रिलेशन के बीच इतना बड़ा दरार लाना, धोखा देना अविराज को, इन सब चीज़ों को वो मंजूरी नहीं दे सकते थे रिश्ते में। धोखा ही तो दिया था त्रिशा ने उन्हें। इस तरह से त्रिशा ने झूठा साइन लिया था उनके हाथों से। अविराज तो विश्वास करके उन पेपर्स पर साइन किए थे, मगर अब उन सारे पेपर्स को वो अपने हाथों में लिए लगातार उसे मोड़े जा रहे थे।